5 चरण की वोटिंग हो चुकी है, जबकि अभी 2 चरण का मतदान बाकी है। छठे चरण के चुनाव को लेकर जोर आजमाइश का दौर भी जारी है, लेकिन छठे चरण के मतदान से पहले बंगाल में खून खराबा देखने को मिल रहा है। हिंसा और आगजनी के बीच भीड़ पर लाठीचार्ज किया गया है। दरअसल पूरा बवाल राजनीतिक हत्या के बाद हुआ है, जिसके बाद बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में हिंसा के बाद माहौल गर्मा गया है। सवाल यह है कि नंदीग्राम में क्यों खून खराबा हुआ? शुभेंदु के गढ़ में आग किसने लगाई? क्योंकि छठे चरण का चुनाव है, इसलिए नंदीग्राम में तनाव है। ये देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से नंदीग्राम में ये हिंसा बढ़ी है। हिंसा और आगजनी की तस्वीरें बहुत ही भयानक सामने आई हैं और मर्डर के बाद वहां पर किस तरह से बवाल हुआ है, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जो भीड़ वहां पर इकट्ठा थी, लगातार प्रदर्शन वहां पर चल रहा था, उस पर भी लाठीचार्ज किया गया है और बीजेपी और टीएमसी इस पूरे मसले पर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। कहूंगा कि चुनाव आयोग और कड़ी से कड़ी कदम उठाए, क्योंकि अगर चुनाव आयोग की निगरानी में और केंद्रीय बल की उपस्थिति में अगर इस तरीके की खून खराबा होते रहे बंगाल में, तो जब ये नहीं रहेगी बंगाल में तो क्या होने वाला है, ये सोचकर मैं बड़ा शंकित हूं। और इसके लिए जो सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, जो जरूरी कदम उठाना चाहिए, चुनावी आयोग को वो कदम उठाना चाहिए। ये मेरा तरफ से जरूर ये मांग रखूंगा। जो हाथ में अभी शासन है, उसके बाद भी इस तरीके का घटना इलेक्शन कमीशन का उसको गिरना उठ जाता है ना। ये बंगाल में कानून की हालत ऐसा बुरी, कानून की हालत आज से नहीं कई सालों से, जिस दिन से सत्तारूढ़ पार्टी में तृणमूल शामिल हुई, काबिज में आए, बंगाल की सत्ता तृणमूल पार्टी के काबिज में आए, तब से ये लगातार जारी है। देखिए, चैलेंज करना अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट पे आप जा रहे हैं, यू हैव एवरी राइट टू डू दैट, डू सो। बट द थिंग इज क्या है कि जिस तरीके से हाई कोर्ट के ऊपर सवाल उठाया गया, न्यायाधीशों पर सवाल उठाया जा रहा है, इससे जुडिशियरी के ऊपर आम आदमी का भरोसा टूट जाएगा। आम आदमी जो भरोसा करता है ना कि अगर किसी के साथ किसी का झगड़ा हो जाता है तो आदमी, ये कम से कम विश्वास है उसके साथ, अगर पुलिस नाइंसाफी करता है तो उसको विश्वास रहता है कि कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा। लेकिन ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हमारे जुडिशियरी के ऊपर, न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाकर जनता के मन में डाउट क्रिएट कर रही है कि जुडिशियरी के ऊपर विश्वास ना रहे जनता का। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं, वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार, ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हजारों लोगों को पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। कई महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और उनकी हत्याओं का करने तक के काम हुए। क्या राजनीति ये इसीलिए करती है तृणमूल कांग्रेस? और पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। अपनी हार को देखकर इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि जहां पे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, बम भी फोड़ा जाता है और मौत के घाट भी उतारा जाता है। कोलकाता से मेरे सहयोगी रैनिक दत्ता इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। रैनिक, अभी फिलहाल माहौल कैसा है वहां पर? रैनिक, मेरी आवाज आ रही है अब तक? रैनिक, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है रैनिक तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें देखिए, बहुत भयानक तस्वीरें हैं ये पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम की, और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि वहाँ परिस्थिति क्या है, माहौल क्या है। रैनिक, मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं मेरे साथ। रैनिक, मुझे सुन पा रहे हैं आप? रैनिक, क्या स्थिति है फिलहाल? किस तरह के हालात है वहाँ पर? देखिए, नंदीग्राम में अभी स्थिति ध्यान रखने के लिए पुलिस की तरफ से बंदोबस्त किया गया है। पुलिस का जो भारी बल उधर तैनात किया गया है और उसके साथ साथ ही
सेंट्रल फोर्स को भी उधर तैनात किया गया है। यानी नंदीग्राम में कल जिस तरीके का घटना घटा था उसको लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरा एक्शन लिया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से डीएम को ऑर्डर दिया गया है कि उस जगह में, जिस जगह में इस तरीके का घटना घटा है, जिस जगह में वो महिला का मौत हुआ है, उस जगह को प्रोटेक्ट किया जाए और पूरी तरह से उधर भारी पुलिस पोस्टिंग किया जाए और पूरी तरह से रैपिड एक्शन फोर्स को भी उधर मौजूद रखा गया है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से सेंट्रल फोर्स को भी डिप्लॉय किया गया है। और कुछ समय बाद नंदीग्राम में उसी जगह में मतदान होने जा रहा है और उससे पहले कोई दुर्घटना ना हो, कोई बुरी घटना ना हो, इसमें इलेक्शन कमीशन का नजर है। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये पूरा दिखा जा रहा है कि नंदीग्राम का जो परिस्थिति, ये परिस्थिति शांत रखा जाए। नंदीग्राम में जो सेंट्रल फोर्स का जो क्यूआरटी टीम, वो क्यूआरटी टीम को भी मोबाइल पेट्रोलिंग के लिए भी बोला गया है। मोबाइल पेट्रोलिंग भी चल रहा है पूरा नंदीग्राम में और उसके साथ साथ ही नंदीग्राम का हर एक एरिया में किसी भी जगह अगर जमायत हो उसके हटाने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। यानी नंदीग्राम को किसी भी तरीके से शांत रखने का कोशिश इलेक्शन कमीशन की तरफ से और पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल कोशिश हो रही है रहने की शांत रहे इलाका, लेकिन उसमें कामयाबी कितनी हासिल हो पा रही है? वहाँ पर एक्चुअल हालात किस तरह के बने हुए हैं? एकदम देखिए, एक तरफ पुलिस और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि एरिया को शांत रखा जाए, मगर दूसरी तरफ बीजेपी वर्कर्स की तरफ से बार बार से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। बीजेपी वर्कर्स की तरफ से बार बार से टीएमसी के ऊपर आरोप किया जा रहा है कि ये जो पूरा मामला, ये पूरा घटना के पीछे टीएमसी का हाथ है और बीजेपी का ये भी दावा है कि ये पूरा घटना एक प्री प्लान था, क्योंकि इस घटना में अभी तक जो एफआईआर दायर किया गया है जिसमें टीएमसी का 25 कार्यकर्ता का नाम है और बीजेपी का ये दावा है कि ये लोग प्लान किए गए थे कि इलेक्शन को बंचर करने के लिए, इलेक्शन में झमेला करने के लिए इसका पूरा प्री प्लान किया गया था और इसी वजह से नंदीग्राम का ये घटना घटा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रैनिक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस मुद्दे पर तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम राय लेंगे। आलोक मेहता, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज़ हमारे साथ हैं। आलोक जी, आपका बहुत स्वागत है। अरविंद मोहन, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज़ हमारे साथ हैं। अरविंद जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हिमांशु भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। चुनाव हैं तो बड़ी आम सी बात है कि इलाके में तनाव है। पश्चिम बंगाल के लिए तो ये कोई नई तस्वीरें नहीं है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये जो घटना सामने आई है चुनाव के ठीक बीच में, लॉ एंड ऑर्डर पर भी बड़े सवाल खड़े करती है, वहाँ के राजनीतिक हालातों पर भी एक बड़ा कटाक्ष करती हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की इस सिचुएशन को, जो कमोबेश बदलती हुई किसी भी सूरत में नजर नहीं आ रही है? कहा, चूंकि इतनी भयावह स्थिति, देखिए पहले कभी बिहार में ऐसा होता था, बंगाल में भी होता है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश ये हुई थी कि तरह के चुनाव में पिछली बार ने इसीलिए भाजपा को 18 सीट जो मिल पाई थी, जब काफी चुनाव आयोग ने या पुलिस प्रशासन का भी नियंत्रण रहा। ये जो घटना है नंदीग्राम, ममता बनर्जी के लिए एक बार वहां इस क्षेत्र से चुनाव भी हार चुकी पिछली बार, इस दृष्टि से शुभेंदु अधिकारी के और उनके ऊपर हम उनके घर पर हमला होना, बीजेपी पर होना। बल्कि मैंने आज एक वीडियो देखा, बल्कि वहीं से किसी ने भेजा हुआ है तुम्हारा ने, जहाँ पर है कि वो बाकायदा तो पहले जो मतदान हो चुका उस इलाके से, बंगाल का ही था, उठा करके ले जा रहे, पुलिस बैठी हुई है, पहले पुलिस कहने को पुलिस की देखरेख में वहां से मशीन बदलने के लिए ले जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस और या अपोजिशन आरोप लगाते हैं कि साहब ये बदल दिया जाएगा, जैसे पहले डिब्बा चोरी होता था, ऐसे बंगाल में इस हद तक। और मेरा इसीलिए मैं 2 लाइन ये कहूंगा कि एक समय में माओवादी नक्सलवादी इतने ज्यादा थे, इंदिरा गांधी ने सिद्धार्थ शंकर रे के मार्फत बड़े पैमाने पर कुचला था, मैंने जिसको आप कह सकते हैं कि जैसे सफाया किया जाता है, पुलिस को छूट दी गई थी। ऐसी स्थिति वहां वही लोग घुस करके, क्यों तो अधीर रंजन चौधरी को भी इंदिरा गांधी ने जेल में भेजा था, ये शायद कांग्रेस भी नहीं जानते, लेकिन मुझे पूरा रिकॉर्ड जिनके पास है वो देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में कई ऐसे लोग वो कांग्रेस में या ममता पार्टी में चले गए जो कट्टर माओवादी देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। ममता जी को मैं नहीं कह रहा, ममता जी बहुत ही संघर्षशील महिला रही है, लेकिन उनके आसपास ऐसे लोग आ गए जो भ्रष्ट भी है, करोड़ों रुपए मिल रहा है, दूसरी तरफ अपराधी ही नहीं, अपराधी तत्वों तक तो फिर भी बम्बई में भी माफिया रहता था, लेकिन माओवादी ने जिस तरह से वहां किया है ये देश के हित के लिए नहीं है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, मेरा इसीलिए इस पर दुख होता है कि चुनाव अच्छे से हो और ऐसे समय में इतनी हिंसा हो, इसके लिए कठोर तो पुलिस की कार्रवाई ढीली है। जो आरोप टीएमसी का नहीं गई, कांग्रेस भी तो आरोप लगा रही है, अधीर रंजन चौधरी से ज्यादा बुराई कौन करता है?
बीजेपी की से ज्यादा कटु शब्द तो अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के पार्टनर है, जैसे केजरीवाल पार्टनर है, ऐसे ममता बनर्जी तो वहाँ कांग्रेस के सबसे बड़ी पार्टनर है। उनको तो वो प्रधानमंत्री खुद बने या राहुल को बनाए, अधीर रंजन चौधरी को थोड़ा डरा भी रहे कि देखो तुम बोलोगे तुमको एक्शन कर देंगे। भाई लोकतंत्र में उसको अभिव्यक्ति के अधिकार नहीं है। अपने इलाके में लूट मच रही हो, कांग्रेस का लोकसभा में नेता रहा, उसको कह रही है खड़गे साहब बोलो मत वरना तुमको डिसमिस कर देंगे। उसके बाद भी वो बोल रहा है, इससे आप अंदाज लगाइए खाली बीजेपी की लड़ाई नहीं है, वो लोग अब माओवादियों से लड़ने का संघर्ष है, ये देश के लिए चुनौती है, बंगाल के लिए नहीं। बिल्कुल एक बड़ी चुनौती है, सही कह रहे हैं आप। वहाँ की सिचुएशन को कैसे काबू किया जाए, ये फिलहाल एक बड़ा चैलेंज तो है। प्रोफेसर अजय कुमार झा, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। लेकिन उससे पहले मैं अरविंद मोहन जी आपका रुख करना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी आलोक जी भी कह रहे हैं कि वहाँ के जो हालात हैं उसमें ममता बनर्जी जो है वो एक संघर्षशील महिला हैं, लेकिन वो ये जो पश्चिम बंगाल का संघर्ष है इसको टैकल क्यों नहीं कर पा रही है? वहाँ पर किस तरीके का फेलियर आप देखते हैं जो बार बार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं? नहीं, देखिए, ये जो बंगाल की हिंसा है ये एक्सपेक्टेड है, और एक्सपेक्टेड हिंसा हो जाए तो ये पूरे मशीनरी की फेलियर। हम सब लोग मानते हैं कि बहुत तनातनी बंगाल में है और बहुत वहाँ वायलेंस की परंपरा है, इस किस्म से बम फोड़ना और गोली चल जाना वहाँ होता रहा। ये सब लोग मान के बैठे हैं, और इसके बाद हो जाए इसका मतलब है कि मशीनरी भी इंतजार कर रही है कि ऐसा कुछ हो जाए, और जो प्लेयर्स हैं वो भी, उनका भी स्वार्थ है कि ये कुछ हो जाए। किसी की दिलचस्पी इसको रोकने में नहीं लगी। मान लीजिए अभी चुनाव आयोग और पुलिस के लिए कहा जा रहा है कि वो लोग लगे हुए हैं और फलाना शिकायत कर रहे हैं और उनके लोग मरे, लेकिन कोई पक्ष बंगाल में अभी तक बयानबाजी से और अपनी करनी से मुझे नहीं लगता कि किसी ने सरेंडर किया है ये सोच के कि अच्छा चलो हमारी तरफ से शांति रहेगी, हम अपनी तरफ से बात नहीं बढ़ाएंगे। तो जब तक ये नहीं होगा लीडरशिप की तरफ से और सबसे बड़े लोगों की तरफ से, तब तक पुलिस या चुनाव आयोग या फिर लोकल लेवल पे होने वाली कोशिशों का बहुत नतीजा नहीं निकलेगा। अब अगर सब लोग, हम लोग मान के चलते हैं कि बंगाल में हिंसा होगी और हिंसा हो जा रही, इसका मतलब चोरी रोकना जो है वो पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से डकैती रोकना मुश्किल है, कि अनएक्सपेक्टेडली मर्डर रोकना मुश्किल है, लेकिन डकैती अगर हो जाए तब उनके लिए बहुत बड़ा अपराध होता है, क्योंकि डकैत हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और तब जाके उन्होंने कार्रवाई कर दी। तो पुलिस के हिसाब से डकैती बहुत बड़ा क्राइम है, मर्डर नहीं है। तो हम बंगाल के लिए भी वही देख रहे हैं कि जो क्राइम हो रहा है वो एक्सपेक्टेड है, उसके लोग हैं, उनके लिए हथियार मिल रहा है, उनको बम मिल रहा है, इसके बाद भी अपराध हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पुलिस फेल है, वहाँ बाकी प्रशासन फेल है, और जो प्लेयर हैं उनको अभी तक कोई अकल नहीं आई है। वो अभी भी उनको लगता है कि इसी तरह से बंगाल जीत सकते हैं, इसी तरह से बंगाल प्रशासन कर सकते हैं। तो वो एक अनफॉर्चुनेट, और ये चीज हम बंगाल में 60s से देख रहे हैं, 70s से देख रहे हैं, 50 साल से ज्यादा पीरियड से बंगाल इसी तरह की चीजें देख रहा है। तो निष्पक्ष, कश्मीर इस बीच बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन बंगाल एक ही रट पे चला जा रहा है, और सारे प्लेयर, बीच में कभी लगता है कि कोई शंकर राय जैसा कोई आया जिसने सख्ती की, और ज्योति बसु आए जिन्होंने एक लेवल पे थामा, लेकिन उनकी भी दिलचस्पी इसको खत्म कराने में नहीं। सबको इसका वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़ जाता है। चुनाव जीतने में इस मशीनरी का इस्तेमाल होता है, वसूली में इस मशीनरी का इस्तेमाल होता है, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो अभी तक बंगाल के सुधरने के लक्षण नहीं है, और ये उसी का प्रमाण। बिल्कुल हिमांशु जी, तस्वीरें पश्चिम बंगाल के भीतर जो सामने आती हैं, उसके इतर पश्चिम बंगाल की इन तस्वीरों पर जो राजनीति होती है, इसके इतर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो एक छवि होती है, एक जो एक प्रश्न चिन्ह किसी इलाके पर, वहाँ की व्यवस्थाओं पर, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पर, वहाँ की राजनीति पर खड़ा होता है, वो परसेप्शन कैसे चेंज होगा अगर यही इसी ढर्रे पर, इसी तर्ज पर पश्चिम बंगाल चलता रहा? तो वो परसेप्शन तभी चेंज होगा अगर आप सख्ती से काम लो, मगर वो काम नहीं लिया जाएगा। और ये जो हुआ ना, मेरा बुनियादी सवाल एक है, 5 फेस में कुछ नहीं हुआ, 6ठे फेस में हुआ। क्यों हुआ? मुझे तो सीधा लगता है नंदीग्राम की चुनाव है, इसके लिए हुआ। अधिकारी ब्रदर्स वहां पर है जो एक समय में ममता दी के साथ में थे। अब
उनको किसी भी तरह न जीतने देने के लिए ये हुआ है। ये बातें, ये जो पॉलिटिकल बातें हैं उसको लोग नहीं समझते। लोग ऐसा मानते हैं, जैसे आलोक जी ने बताया, बहुत सही बात है, ये माओवादी उग्रवादी जो लोग हैं वो लोग तो पहले मार्क्सिस्ट सीपीएम में थे, पाला बदल के टीएमसी में आ गए। अब टीएमसी से जो भी सत्ता में आएगा वहां खुद के वहां पहुंच जाएंगे। इनको खत्म करना बहुत जरूरी है। और ये जो हुआ है पिन पॉइंटेडली नंदीग्राम में, यस अरविंद जी की एक बात सही है कि सब बोल रहे हैं मगर कोई कुछ कदम नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा है? इनको एक दफे खत्म करना बहुत जरूरी है। फिर वो किसी भी पार्टी, और ये तो सीधा साधा चुनाव के वक्त पे जब ये ऐसी घटनाएं होती है, इसका सीधा मतलब है कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को जीतने नहीं देना चाहता। और ये तो मुझे सीधा सीधा टीएमसी, ममता दी और अतिगारी ब्रदर्स का आमना सामना दिखता है। और ये जाएगा चुनाव के रिजल्ट के बाद। अब देखिएगा, ऐसे थ्रेट्स आए हैं बंगाल में से, बंगाल के कई प्रधानों ने टीएमसी ने कहे हैं कि नतीजे आ जाने दो, रिजर्व फोर्सेस को चले जाने दो, फिर हम देखते हैं आपका क्या होता है। देखिए, ये कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेशन चल रहा है। और ये छठे तबके में ये एक्सपेक्टेड था। ये एक्सपेक्टेड था कि नंदीग्राम का चुनाव जो अगर सही तरह से बंगाल में हो गया, मतलब के वहां सब ठीक है, मगर नहीं हुआ। हर पूरे देश में 5 चरण 425 सीटों का चुनाव हो गया, कहीं नहीं आपको इतना बड़ा हादसा दिखा। और अब दिखा, जबकि 120-122 सीटें बची है। क्यों दिखा और कैसे दिखा? ये एक बौखलाहट भी एक बहुत बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। प्रोफेसर अजय कुमार झा जी, आपसे मैं इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। जिस तरह से हिमांशु जी ने भी कहा कि 5 चरण के चुनाव बीत गए, लेकिन अब चुनाव से ठीक बीच में ये इस तरह के हालात पैदा होना और नंदीग्राम में ये हालात पैदा होना, इसको आप किस तरह से देखते हैं, ये टाइमिंग और ये जगह? प्रोफेसर अजय कुमार झा जी। हाँ जी, अच्छा मुझसे पूछा ना मैम जी, ये एक बार फिर से बताना पड़ेगा। ये ये अभी इस वक्त ये जो टाइमिंग है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है चुनाव के बीच, और नंदीग्राम जिस जगह पर ये हिंसा हुई है, ये हालात पैदा हुए हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से हिमांशु जी ने भी एक महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ पर खड़ा किया है, आप इस लिहाज से किस तरीके से देखते हैं बंगाल की इस जगह को, इस समय को, इन तस्वीरों को? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ कुछ राज्यों में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। अब तो बिहार में भी शुरू हुआ फिर से एक बार, और बंगाल में तो हम लोग देखते ही रहे, और कुछ राज्यों में इक्के दुक्के तो होते ही रहे हैं, ये बात भी सही है। लेकिन ईवीएम के बाद से काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिलने लगा था, और एक हम लोग उससे काफ़ी उत्साहित भी थे। लेकिन अब ऑफ लेट ये सब चीज़ें आ रही हैं, और बंगाल तो अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि बड़ा ही इनफेमस हो चुका है। तो अब इसमें क्या कहा जा सकता है? यह तो सीधे सीधे सरकार की जिम्मेवारी है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी, और पॉलिटिकल पार्टियां तो इलेक्शन लड़ने के लिए, जब जीतने के लिए ही लड़ती हैं, तो उन्हें भी किस तरह से हम दोषारोपित करेंगे। इसलिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो वो अपने तरीके से जीतने की जो भी प्रयास होंगे वो जरूर करेंगे। लेकिन अगर उसमें किसी तरह का कोई गलत माध्यम अपनाया जाता है किसी भी पार्टी के द्वारा, तो इलेक्शन के दौरान तो सही है यह बात कि ब्यूरोक्रेसी भी इलेक्शन कमीशन के अंडर होती है, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद तो वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ ही जाती है। तो अब इस बात पर निर्भर करता है कि स्टेट गवर्नमेंट किस राज्य का कैसा है, और उसे किस तरह से बाद के समय में भी इन सब चीज़ों को देखता है। कोई इस तरह की अगर दुर्भावना है, गलत बातें हो रही हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये जिम्मेवारी राज्य सरकार की इवेंचुअली तो है ही। अंततोगत्वा इलेक्शन के पहले क्या माहौल था, इलेक्शन के बाद का माहौल भी अब तो हम लोग देख रहे हैं कि वो भी काफ़ी कष्टकर होता जा रहा है कुछ राज्यों में, और राज्य भी इसमें है, लेकिन बंगाल की चर्चा बार बार होती है। तो मुझे लगता है कि
ठीक है, ये मतलब ठीक है। आप इशू तो सीरियस है सभी मेहमान हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी मैं आपसे इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया लूंगी। उससे पहले बंगाल में छठे चरण की वोटिंग से पहले फिर से देखिए बवाल हुआ है, नंदीग्राम में हिंसा भड़की है और एक महिला बीजेपी वर्कर की मौत हुई है। तो बीजेपी कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और दिन भर नंदीग्राम की सड़कों पर प्रदर्शन किया है। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हजारों लोगों को पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। कई महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और उनकी हत्याओं का करने तक के काम हुए। क्या राजनीति ये इसीलिए करती है तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है? अपनी हार को देखकर इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि जहां पे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, बम भी फोड़ा जाता है और मौत के घाट भी उतारा। देखिए, ये पूरी तरीके से टीएमसी की जालसाजी है, टीएमसी की करतूत है। वो चाहते हैं कि बंगाल में, नंदीग्राम में, तमलुक में भय का वातावरण बना रहे, जिससे जो वोटर्स है वो वोटर देने के लिए नहीं निकले। इससे टीएमसी को लाभ होगा, इसके लिए कोशिश है। मैं जनता से गुहार लगाता हूं कि आप टीएमसी के इस जो उनका जो षड्यंत्र है इसमें मत पड़िए और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर आइए, आके वोट दीजिए। आगजनी, हंगामा और लाठीचार्ज, ये 4 तस्वीरें हैं बंगाल के नंदीग्राम की, जहां छठे चरण की वोटिंग से पहले जमकर हंगामा बरपा है। इस हिंसा की शुरुआत हुई 22 मई से, जब टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की आपस में किसी बात को लेकर झड़प हुई, जिसके बाद नंदीग्राम के सोनचूरा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस हमले में एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई, 7 लोग घायल हुए। घटना से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ता नंदीग्राम थाने पर धरने पर बैठ गए और दिन भर जमकर बवाल हुआ। देखिए कैसे टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेताओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। हंगामा ज्यादा बढ़ा तो पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए लाठियां चला दी। आपको इस प्रदर्शन के पीछे की टाइमलाइन बताते हैं। 22 मई को टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की आपस में झड़प हुई। नंदीग्राम के सोनचूरा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर हमले हुए। हमले में एक महिला बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई और 7 लोग घायल हो गए। घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता नंदीग्राम थाने में धरने पर बैठ गए। अब घटना पर सियासत जोरों से हो रही है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर हिंसा का आरोप मढ़ रहे हैं। देखिए, ये पूरी तरीके से टीएमसी की जालसाजी है, टीएमसी की करतूत है। वो चाहते हैं कि बंगाल में, नंदीग्राम में, तमलुक में भय का वातावरण बना रहे, जिससे जो वोटर्स है वो वोटर देने के लिए नहीं निकले। সেখানে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তীব্র। আদি বিজেপি বনাম নব্য বিজেপির গোলমাল রয়েছে, বিজেপির গোষ্ঠীবাজি রয়েছে। এই বিষয়গুলি এই ঘটনার পেছনে রয়েছে কিনা সেগুলো তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখুন। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा, महिला मुख्यमंत्री के रहते बंगाल में महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। नंदीग्राम में तनाव के दौरान बीजेपी ने ममता बनर्जी की हल्दिया रैली के दौरान दिया गया वो बयान भी शेयर किया, जब ममता ने कहा था कि नंदीग्राम के डीएम को बदलकर उन्हें धोखे से हराया गया है। साथ ही उन्होंने इसका बदला लेने की बात भी कही थी। और इलेक्शन हो যাওয়ার পরেও লোডশেডিং করে দিয়ে রেজাল্ট পাল্টে দিয়েছিল। আমি আজ নাও কাল এর বদলা তো নেবই।
और तमाम मेहमान इस मसले पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपसे मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। चुनाव से ठीक पहले ये जो सिचुएशन यहाँ पर पैदा हुई वो हमने देखी, चुनाव के बीच में जो हालात हैं वो हमने देखे, चुनाव के बाद जो प्रेडिक्शन है वो जिस तरीके से हिमांशु जी भी जिक्र कर रहे थे, वहाँ पर हालात और ज़्यादा बदतर होंगे। सवाल सबसे बड़ा यही है कि वहाँ की जनता, रूल एंड ऑर्डर, जिस तरीके से एक व्यवस्था में लोगों का विश्वास होता है, ये विश्वासघात लोगों को कितना नुकसान पहुँचाएगा, उस इलाके की मेंटेलिटी को, वहाँ के लोगों की सोच को, जो एक राजनीति में भरोसा करते हैं, जो न्याय व्यवस्था में भरोसा करते हैं। ठीक कहा, और हिमांशु ने जो बात कहा ये सच में मुझे याद आया। चुनाव जब वहां विधानसभा के भी हुए थे, उसके बाद जिस तरह से आतंक घरों में जाकर के जला दिया गया, जो गरीब लोग, जो यदि व्यवस्था एक आतंक पैसे, हमने पहले भी जो अपने यहाँ भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें बताया गया कि भाई उससे पहले आतंक से उनको मुक्ति मिले। कहने को निर्वाचन आयोग की देखरेख होती है, अर्धसैनिक बल भी जाते हैं, लेकिन देखिए गली गली हर गांव में तो होते नहीं है, और चुनाव के बाद और भी ज्यादा खतरा होता है। इसलिए आपको याद हो तो अधीर रंजन चौधरी और भाजपा दोनों ने, अब वो सही है कि संभव नहीं है बात में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है इस तरह के, वरना ऐसी कोई स्थिति आज से यदि 30 साल पहले हुई होती इंदिरा गांधी और कांग्रेस के राज में, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। ये ठीक है कि उसके बाद भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वही प्रतिपक्ष में लोग होते हैं, मार्क्सवादी रहे हैं, नक्सलवादी रहे हैं, या बीजेपी के हो, यदि कई बार उससे बनना कठिन होता है। लेकिन हाँ, सत्ता ऐसी हो जो पुलिस को पूरी खुली छूट दे दे कि भाई जो करना है कुछ मत करना तुम, और जो लूटपाट हो रही है, मारा जा रहा है, हत्या हो रही है, उसको भी। इसलिए चुनाव के बाद मुझे लगता है कि इस पर विचार होना चाहिए, और जिसका भी बहुमत आए इसके भी आधार पर हो, लेकिन ये है कि उनकी जान की सुरक्षा के लिए उससे ज्यादा मुस्तैदी की जरूरत हो सकता है। राष्ट्रपति शासन लगेगा नहीं लगेगा, क्या करेंगे वो अलग बात है, लेकिन हाँ, उस व्यवस्था को सुधारने के लिए, क्योंकि ये तो एक कथा है, हारने के बाद यदि कम सीटें मिली, ज्यादा सीटें मिली, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी के लोग जवाब में बचावने जाते हैं, तब तो युद्ध होता है, जैसी युद्ध स्थिति हो जाती है, दोनों तरफ से पत्थर चलते हैं, फिर कोई बचाने की लाठी लाता है, कोई बंदूक लाता है, लेकिन ज्यादा साधन पुलिस यदि उनके साथ है, तो ऐसे लोग जिन्होंने वोट डाले, इसी कारण गंभीर बात यह कि कई लोग वोट नहीं डालते, वो सोचते हैं वोट डालेंगे तो मार दिए जाएंगे, और उन पर निगाह रहती है कि आपने किसको वोट डाला, क्योंकि वोट तो निकल करके आता है कि इस इलाके से नहीं जीत पाए, तो उसको आप हिंदू कहें, उनको वहां पर जिस तरह के हैं, और इसलिए इसको हिंदू मुस्लिम भी इसलिए बन जाता है कि हिंदू वाले क्षेत्रों में ज्यादा ऐसे अपने, तो बीजेपी सपोर्टर, गरीब आदमी का क्या जाति धर्म होता है जो बहुत ही बेहाल स्थिति में है, तो मुस्लिम भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, कलकत्ता तो बड़ा ऐसा बने, बंगाल जो है वहाँ कई कम्युनिटी के लोग हैं। इसी स्थिति में उसके लिए इसको बहुत ज्यादा सुनिश्चित किया जा रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का इंटरव्यू करना हो इस मशीनरी के लिए, बाद में सुरक्षा दी जाए जिन्होंने वोट डाला। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु जी आपका बहुत शुक्रिया, अरविंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और प्रोफेसर अजय कुमार हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं।